छोटी आवाज के बड़े मंच पर आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं एबीपी न्यूज। नमस्कार, मैं हूं जगविंदर पटियाल। पब्लिक इंटरेस्ट वाला पटियाल, खास बात उसकी यह है कि हमेशा वो खबरें लेकर आता है जो आपके मतलब की होती हैं। पब्लिक इंटरेस्ट में आपको कोई दबा नहीं सकता। आपकी आवाज को पटियाल उठाता है, अपने दर्शकों को वो जानकारी देता है ताकि वो असली नकली का फर्क समझ सके, ताकतवर के सामने कमजोर ना पड़े। वो पटियाल का पहला परीक्षण चुनाव और कानून से जुड़ा हुआ है। सवाल है कि क्या कानून का एक्शन चुनाव पर असर डालता है? कानूनी कार्रवाई की वजह से इलेक्शन की लेवल प्लेइंग फील्ड खराब होती है? इस सवाल के परीक्षण में पटियाल केजरीवाल से जो तिहाड़ जेल पहुंचने का सिलसिला है, कांग्रेस के इनकम टैक्स रिकवरी पर सरकार का जो ऑफर है, दिल्ली में इंडिया की रैली और मेरठ में पीएम मोदी के ऐलाने जंग का परीक्षण करेगा। पटियाल देश के वोटर को बताएगा कि कौन सा प्रत्याशी किस चबूतरे पर खड़ा है। पटियाल का दूसरा परीक्षण भारतीय राजनीति के अरुणाचल संकट पर है। यह प्योर पॉलिटिकल कहानी है। पटियाल ने कुछ दिन पहले आपको बताया था कि छत्तीसगढ़ के पूर्व सीएम भूपेश बघेल हर लोकसभा में 375 से ज्यादा प्रत्याशी उतारना चाहते हैं ताकि चुनाव बैलेट से हो, ईवीएम से ना हो। उनका मानना है कि बैलेट से मतदान में कांग्रेस जीत जाएगी और बीजेपी हार जाएगी क्योंकि ईवीएम में गड़बड़ी है। लेकिन अरुणाचल में उनकी पार्टी को कई सीट पर प्रत्याशी नहीं मिले, नतीजा निर्विरोध विजय हो रही है। एक तरफ विपक्ष कहता है कि सरकार चुनाव नहीं लड़ने देती, तो दूसरी तरफ प्रत्याशी नहीं दे पा रही है वो। लेकिन सवाल यह भी है कि क्या बिना विरोधी के चुनाव हो सकता है? कैसा चुनाव है ये? विचित्र है परंतु सत्य। देखिए मेरे साथ। पटियाल तीसरा परीक्षण पटियाला में बर्थडे केक से हुई मौत का करेगा। अगर आपके घर में आप भी केक मंगाते हैं, किसी ऐप से ऑर्डर करके केक किसी के घर भिजवाते भी हैं, तो सावधान होकर हमारा यह परीक्षण जरूर देखें। पटियाल के चौथे परीक्षण में आपके जीवन का बड़ा अपडेट होगा। आज से आपकी जिंदगी में क्या क्या बदलने वाला है, आपको मेरे साथ ये जानना होगा और अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर भी कीजिए। पटियाल का पहला परीक्षण चुनाव के दौरान सामने आए सुपर सरप्राइज का है। इसके लिए सबसे पहले मैं आपको 5 तस्वीरें दिखाऊंगा और 5 बड़ी बातें भी बताऊंगा। पहली तस्वीर सुप्रीम कोर्ट में सरकार के सरप्राइज की है, जिसे कांग्रेस के वकील ने सरकार की महान उदारता भी कहा है। आज इनकम टैक्स रिकवरी के नोटिस पर राहत के लिए कांग्रेस सुप्रीम कोर्ट पहुंची थी। वहां इनकम टैक्स के वकील सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने यह कहकर चौंका दिया कि लोकसभा चुनाव से पहले कांग्रेस से टैक्स वसूली के लिए कोई कदम नहीं उठाया जाएगा। इससे पहले कांग्रेस को इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने 3,567 करोड़ रुपए की रिकवरी का नोटिस थमाया था। कांग्रेस का दावा है कि इनकम टैक्स का एक्शन पार्टी को चुनाव में रोकने की सरकारी चाल है। दूसरा, केजरीवाल के जेल जाने की तस्वीर आपको दिखाते हैं। कोर्ट ने केजरीवाल को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में दिल्ली की तिहाड़ जेल भेज दिया है। वो 21 मार्च से ईडी की कस्टडी में थे। अब तीसरी और चौथी तस्वीर को ध्यान से देखिए। दोनों तस्वीरें 31 मार्च की हैं। एक तस्वीर में पीएम मोदी मेरठ में मौजूद हैं, लोकसभा चुनाव के प्रचार का औपचारिक ऐलान कर रहे हैं। पीएम मोदी ने कहा कि देश में कोई भ्रष्टाचारी नहीं बचेगा, चाहे वो कितना भी ताकतवर क्यों ना हो। चौथी तस्वीर दिल्ली में इंडिया गठबंधन की लोकतंत्र बचाओ रैली की है। रामलीला मैदान के मंच में लोकतंत्र बचाओ की गुहार लगाई गई। मंच पर बैठे ज्यादातर लोगों के खिलाफ करप्शन विरोधी जांच का शिकंजा कसा हुआ है। इन 4 तस्वीरों से जुड़ा एक प्रश्न है और वो ये है कि क्या कानून की कार्रवाई से चुनाव पर असर पड़ रहा है? क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में खुद सरकार के वकील ने कहा है कि चुनाव पर असर ना पड़े, इसलिए रिकवरी पर एक्शन इलेक्शन के बाद होगा। भारत विपक्ष में जितने भी नेता हैं बड़े आरोप लगा रहे हैं। सरकार के बड़े एक्शन का सच क्या है, उनके आरोपों का सच क्या है, इसकी पड़ताल आज आप देख लीजिए। प्रधानमंत्री जी कुछ कहना चाहेंगे? देश के लिए अच्छा नहीं है। मकसद साफ था कि ईडी और भाजपा शुरुआत से एक षड्यंत्र उन्होंने रचा हुआ था
पूछताछ करना कोई इनका मकसद नहीं था। मकसद था अरविंद केजरीवाल को जेल में डालो, कैसे भी करके अरविंद केजरीवाल लोकसभा चुनाव में प्रचार ना कर पाए। बार बार आम आदमी पार्टी लीडर्स की बेल रिजेक्ट हो रही है, क्योंकि जो भी जांच एजेंसियां तथ्य रख रही हैं उसमें इस देश की कचहरियों का ये मानना है कि प्राइमा फेसी एविडेंस इस्टेब्लिश हो गया है आम आदमी पार्टी लीडर्स के खिलाफ करप्शन केसेस। मुझे लगता है कि ये पूरे चीज़ को होने के बाद इनकम टैक्स की लायबिलिटी जो है कांग्रेस पार्टी की 1823 करोड़ से जो अभी है उससे कहीं ज़्यादा हो सकता है, 3,500-4,000 करोड़ भी का भुगतान करना पड़े, तो इसकी भी नोटिस उनको ज़रूर आएगी। We are welcoming the Supreme Court decision on that, but it is clearly a conspiracy to stop the financial sources of Congress party. कोई भी व्यक्ति व वंश या संगठन या पार्टी कानून व इंस्टीट्यूशन से ऊपर नहीं है, नहीं है, नहीं है। लुटेरे, भ्रष्टाचारी, घोटालेबाजी करने वाले लोगों पर कठोर कार्रवाई होनी चाहिए। इनकम टैक्स रिकवरी एक कानूनी प्रक्रिया है, लेकिन इनकम टैक्स ने इस कानूनी प्रक्रिया पर चुनाव तक रोक लगा ली है। सुप्रीम कोर्ट में कह दिया है कि हम नहीं चाहते कि किसी दल को चुनाव लड़ने में दिक्कत हो। ऐसे में पटियाल के कुछ सवाल हैं। पहला सवाल क्या है? क्या कानून के तहत इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की कार्रवाई वाकई चुनाव पर असर डालती है? दूसरा सवाल, क्या चुनाव के दौरान भ्रष्टाचार के खिलाफ सरकार का एक्शन चुनाव को प्रभावित करता है? ऐसा है तो क्या आईटी की कार्रवाई यानी इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की कार्रवाई को मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट के अंदर डाल देना चाहिए? लेकिन ऐसा नहीं है। तीसरा सवाल, अगर एजेंसी का कानूनी एक्शन चुनाव में बाधा डालता है तो फिर क्या विपक्षी दलों की यह शिकायत सही है कि ईडी, आईटी और सीबीआई का एक्शन चुनाव में सरकार को मजबूत करता है और विरोधियों को कमजोर करता है? यह चुनाव में लेवल प्लेइंग फील्ड के खिलाफ है। चौथा सवाल, और अगर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को लगता है कि एक्शन ऑन करप्शन से चुनाव प्रभावित होते हैं तो चुनाव आयोग को यह बात क्यों नजर नहीं आती? क्योंकि चुनाव के दौरान तो चुनाव आयोग सर्वशक्तिमान होता है और फ्री एंड फेयर इलेक्शन करवाने की जिम्मेदारी भी चुनाव आयोग की ही होती है। कांग्रेस के बड़े नेता के बयान से तो लगता है कि चुनाव में सभी दल बराबर हों, चुनाव में कोई कमजोर मजबूत ना हो, इसके लिए आईटी के एक्शन पर रोक जरूरी थी। राहत तो टेम्परेरी है क्योंकि ये 24 जुलाई तक की है, मगर इस राहत से अब हम चुनाव तो लड़ पाएंगे। बीजेपी ने तो हालत ये कर दी थी कि हमारे अकाउंट्स पहले फ्रीज किए, फिर 135 करोड़ रुपए उस अकाउंट से निकाल लिए, फिर हम पूरे वक्त कोर्ट में कचहरी में अपने केसेस ही लड़ रहे थे। हमको पता था कि हम लड़ेंगे भी तो नहीं जीतेंगे, तो भी हम लड़ रहे थे। 3,500 करोड़ प्लस की रिकवरी निकाल दी, डिमांड नोटिस निकाल दिए पिछले 3-4 दिनों में। इससे तो समझ आने लगा ना कि आप कांग्रेस पार्टी को खत्म करने में तुले हो, आप कांग्रेस मुक्त भारत चाहते हो। देश के सबसे पुराने राजनीतिक दल कांग्रेस को आज राहत मिल गई, लेकिन सबसे तेजी से राष्ट्रीय दल का दर्जा पाने वाली आम आदमी पार्टी की आफत बढ़ गई है। अरविंद केजरीवाल को तिहाड़ जेल भेज दिया गया है। यह कैसे हुआ वो भी जानिए। आज एक बार फिर पीएमएलए कोर्ट में अरविंद केजरीवाल की पेशी हुई, जिसमें शराब घोटाले के आरोप में ईडी ने केजरीवाल को न्यायिक हिरासत में भेजने की डिमांड की। अपने दावों के समर्थन में ईडी ने क्या कहा वो भी सुनिए। ईडी की तरफ से सॉलिसिटर जनरल SVA राजू ने कहा, अरविंद केजरीवाल ने रिमांड के दौरान जांच में सहयोग नहीं किया। केजरीवाल सीधे सीधे सवालों के जवाब नहीं दे रहे हैं। ईडी के वकील ने कहा वो बार बार कुछ कह रहे हैं कि उनको कुछ पता ही नहीं है। केजरीवाल ने ईडी को अपना फोन नहीं दिया है, जांच भटकाने की कोशिश कर रहे हैं, इसीलिए जरूरत पड़ी तो ईडी फिर से केजरीवाल की कस्टडी की मांग कर सकती है, ये ईडी के वकील ने कहा। सुनवाई के दौरान कोर्ट ने केजरीवाल को 14 दिन के लिए न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया। इसके बाद केजरीवाल ने अदालत के सामने एक लिस्ट रख दी, जिसमें जेल के भीतर वो क्या ले जाना चाहते हैं वह लिखा है। अदालत ने इसकी इजाजत दे भी दी है। केजरीवाल ने जेल में पढ़ने के लिए 3 किताबों की मांग की है। कौन कौन सी किताबें? पहली रामायण, दूसरी महाभारत और तीसरी है हाउ प्राइम मिनिस्टर
डिसाइड्स। इसके अलावा नोटपैड, पेन, चश्मा, जेल में मेज और कुर्सी की मांग की गई है। घर का गद्दा, तकिया, चादर, रजाई, दवाइयां और स्पेशल डाइट की इजाजत मांगी गई है। तिहाड़ जेल में केजरीवाल को पत्नी से मिलने की इजाजत होगी। घर का खाना मिलेगा, बोतल बंद पानी भी मिलेगा। इसके अलावा शुगर मॉनिटरिंग के लिए उपकरण और उनके चार्जर भी मिलेंगे। शुगर लो होने पर खाने के लिए टॉफी की व्यवस्था भी रहेगी। ये सब चीजें डिमांड के बाद उनको उपलब्ध करवाई जाएंगी। अब मैं आपको अरविंद केजरीवाल की पत्नी का बयान भी सुनवाता हूं, जिसमें दावा किया गया है कि ईडी का एक्शन चुनाव जीतने का पैंतरा है। इसमें कानून नहीं, सरासर सीधी सीधी राजनीति है। 11 दिन उनकी पूछताछ हुई है, पूछताछ पूरी हो गई है। अदालत ने दोषी नहीं कहा, उनको जेल में क्यों डाला है? इन लोगों का एक ही मकसद है, इनको चुनावों में उनको जेल में डालना है। देश की जनता इस तानाशाही का जवाब देगी। केजरीवाल की पत्नी ने वही बात कह दी जिसका परीक्षण पटियाल कर रहा है। एक्शन करप्शन के खिलाफ है या फिर राजनीतिक विरोधियों के खिलाफ? एजेंसी की कार्रवाई भ्रष्टाचार रोकने के लिए है या फिर चुनाव में अपोनेंट्स को रोकने के लिए है? अब मैं आपको दो और तस्वीरें दिखाता हूं। पहली तस्वीर साल 2011 की है, जब समाजसेवी अन्ना हजारे और अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार किया गया था। मुद्दा जन लोकपाल बिल का था। वक्त का फेर देखिए, तब पूरी दिल्ली केजरीवाल के समर्थन में सड़कों पर उतर आई थी। अन्ना हजारे के साथ केजरीवाल को जिस रास्ते से जेल ले जाया गया था, वहां पर खासी भीड़ भी जुटी थी। अब जरा दूसरी तस्वीर पर गौर कीजिए। ये तस्वीर चंद घंटे पहले की है, जब दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल को राउज एवेन्यू कोर्ट से तिहाड़ भेजा गया। सड़कों पर ना तो समर्थकों का वैसा जमावड़ा था और ना अन्ना हजारे वाले आंदोलन जैसा समर्थन वहां पर दिख रहा था। तो ये वक्त का फेर होता है। अब मैं आपको ये भी बता देता हूं कि जेल में केजरीवाल की दिनचर्या क्या रहेगी। सीएम केजरीवाल को तिहाड़ में जेल नंबर 2 में रखा जाएगा। चाय नाश्ता करने के लिए अब केजरीवाल को सुबह जेल में ठीक 6:30 बजे उठना होगा। सुबह 10:30 से 11 बजे लंच मिलेगा। 3 बजे तक वो अपने सेल में रहेंगे। 4 बजे वकीलों से मिल सकेंगे और शाम 7 बजे फिर से सेल में लौटना होगा। अब मैं आपको कुछ और तस्वीरें दिखाने जा रहा हूं। ये केजरीवाल के साथी हैं जो उन्हें तिहाड़ जेल के भीतर मिलेंगे। जेल नंबर 1 में दिल्ली के पूर्व डेप्यूटी सीएम मनीष सिसोदिया बंद है। दूसरा नाम अरविंद केजरीवाल के दोस्त संजय सिंह का है, जो अक्टूबर 2023 से तिहाड़ जेल के सेल नंबर 5 में बंद है। तीसरा नाम सत्येंद्र जैन का है। मई 2022 से सत्येंद्र जैन का तिहाड़ में आना जाना लगा रहा है। अभी वो तिहाड़ की जेल नंबर 7 में बंद है। चौथा नाम तेलंगाना के पूर्व सीएम के चंद्रशेखर राव की बेटी बीआरएस नेता के कविता का है, जो तिहाड़ की जेल नंबर 6 में बंद है। कविता का इल्जाम है, उस पर यह इल्जाम है कि लिकर स्कैम में वो साउथ ग्रुप की सूत्रधार बनी थी। पांचवा नाम विजय नायर का है। विजय भी तिहाड़ जेल में बंद है। विजय नायर पर आरोप है कि उसने लिकर स्कैम में दिल्ली सरकार और साउथ ग्रुप के बीच में मीडिएटर की भूमिका निभाई थी। ये वो सब लोग हैं जो तिहाड़ जेल में बंद हैं और तथाकथित एक्साइज स्कैम से जुड़े हुए हैं। केजरीवाल तो जेल में अपने 4 मित्रों के पास पहुंच गए, लेकिन जाते जाते अपने 2 सहयोगियों की मुश्किलें शायद उन्होंने और बढ़ा दी हैं। पहले हैं सौरभ भारद्वाज और दूसरी हैं आतिशी। दोनों दिल्ली में मंत्री हैं। केजरीवाल के बाद यही दिल्ली सरकार चला रहे हैं। लिकर स्कैम पूछताछ में सीएम केजरीवाल ने दोनों का नाम ईडी को बताया है। ईडी ने अपनी कॉपी में क्या क्या खुलासे किए हैं और कैसे और किस आधार पर सौरभ भारद्वाज और आतिशी का नाम इस केस में जुड़ा है, अब मैं ईडी की कॉपी की कुछ अहम बातें आपके साथ शेयर कर रहा हूं। पहली बड़ी बात यह है कि ईडी की कॉपी में लिखा है कि अरविंद केजरीवाल से पूछताछ में उन्होंने यह कबूल किया कि विजय नायर, जो कि अरविंद केजरीवाल के करीबी बताए जा रहे थे, वो उन्हें नहीं बल्कि आतिशी और सौरभ भारद्वाज को रिपोर्ट करते थे। केजरीवाल ने कबूला कि उनकी नायर से बहुत कम बातचीत होती है। दूसरी बात, ईडी ने दावा किया कि खुद विजय नायर कह चुका है कि वो एक कैबिनेट मिनिस्टर के आवास में रहकर आबकारी नीति बना रहा था। सीएम कैंप ऑफिस से वो काम करता था। इस पर केजरीवाल गोलमोल जवाब दे रहे हैं, ऐसा ईडी ने दावा किया है। केजरीवाल ने कहा है कि कैंप ऑफिस में कौन काम करता था या है, इतना उन्हें सीधे सीधे तौर पर कोई जानकारी नहीं देता था। तीसरी बड़ी बात क्या है, ईडी ने कोर्ट को यह भी बताया है कि विजय नायर आम आदमी पार्टी का कोई मामूली वॉलंटियर नहीं था, वो पूरे मीडिया कम्युनिकेशन सेल का हेड था। केजरीवाल को ईडी ने विजय नायर के कई व्हाट्सएप चैट दिखाए जो कि उनके करीबी रिश्तों को दर्शाते थे उन दोनों के, लेकिन अरविंद केजरीवाल उनसे इत्तेफाक
नहीं रखते, ऐसा उन्होंने अपनी पूछताछ में कहा। अब मेरे परीक्षण अपने अंजाम के करीब है। मैं आपको कल की 2 तस्वीरें दिखाता हूं। इसमें से एक प्रधानमंत्री मोदी की है और दूसरी इंडिया गठबंधन के दिल्ली प्रदर्शन की है। प्रधानमंत्री ने मेरठ में 2024 के लोकसभा चुनाव का ऐलान किया। यहां से टीवी के राम, आप जानते हैं ना राम, अरुण गोविल प्रत्याशी हैं। चुनाव में राम मंदिर बड़ा मुद्दा है। अपने 45 मिनट के भाषण में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बिना किसी विपक्षी नेता का नाम लिए हुए भ्रष्टाचार के खिलाफ बड़े एक्शन का एक मैसेज दिया। वो मैसेज ये है कि आपको उसे सुनवा ही देते हैं, आपको भी समझ आ जाएगा। मोदी है, रुकने वाला नहीं है। भ्रष्टाचारी चाहे कितना ही बड़ा क्यों ना हो, एक्शन होगा, जरूर होगा। जिसने देश को लूटा है उसे लौटाना ही पड़ेगा, ये मोदी की गारंटी है। प्रधानमंत्री करप्शन के खिलाफ डंके की चोट पर हमला कर रहे हैं, लेकिन ऑपोजिशन इसे विपक्ष के खिलाफ, चुनाव के खिलाफ सरकार की चाल बता रही है। अब आपको कल रामलीला मैदान की एक तस्वीर दिखानी है। मंच के एक छोर से लेकर दूसरे छोर तक इंडिया अलायंस के कई दलों के नेता जुटे हुए थे। यह तस्वीर आपने कल से आज तक कई बार देख भी ली होगी, लेकिन पटियाल आपको इस तस्वीर का एक दिलचस्प पहलू दिखाएगा, जिसमें से परीक्षण का एक बड़ा तर्क आपको नजर आएगा। तस्वीर में करीब 20 से ज्यादा नेता आपको एक मंच पर दिखाई दे रहे हैं। इनमें से 13 नेता किसी न किसी मामले में ईडी और सीबीआई की जांच का सामना कर रहे हैं। बताते हैं कौन कौन। महबूबा मुफ्ती पर मनी लॉन्ड्रिंग का केस है, ईडी जांच कर रही है। अखिलेश को अवैध खनन केस में सीबीआई पूछताछ के लिए बुला चुकी है। प्रियंका गांधी ईडी जांच का सामना कर रही हैं। आतिशी भी शराब घोटाले में ईडी के रडार पर आ चुकी है। कल्पना सोरेन के पति हेमंत सोरेन को ईडी गिरफ्तार कर चुकी है। सुनीता केजरीवाल के पति अरविंद केजरीवाल को ईडी ने गिरफ्तार कर लिया है। नेशनल हेराल्ड केस में मल्लिकार्जुन खड़गे से ईडी पूछताछ हो चुकी है। शरद पवार के पोते से ईडी कोऑपरेटिव बैंक घोटाले के केस में पूछताछ हुई है। नेशनल हेराल्ड केस में सोनिया गांधी और राहुल गांधी से ईडी की पूछताछ हो चुकी है। फारूक अब्दुल्ला पर ईडी और सीबीआई दोनों की ही जांच चल रही है। तेजस्वी यादव लैंड फॉर जॉब स्कैम में ईडी की लिस्ट में है। केसी वेणुगोपाल सोलर घोटाले में सीबीआई जांच का सामना कर रहे हैं। यहां तक आते आते 2 बात क्लियर हो जाती हैं। वो ये है कि करप्शन की सफाई सरकार का प्रमुख मुद्दा है। बीजेपी विरोधी नेताओं को भ्रष्टाचार का मुख्य चेहरा बता रही है, जबकि विरोधी दल ईडी, आईटी, सीबीआई के एक्शन को ऑपोजिशन के खिलाफ सरकार की चाल बता रहे हैं। ऐसे में जब खुद सरकार की एजेंसी सुप्रीम कोर्ट में कह दे कि वो अपना एक्शन रोकेगी ताकि चुनाव पर असर ना पड़े, तो विपक्षी आरोपों को बल मिलता है। लेकिन क्या कानूनी कार्रवाई चुनाव को प्रभावित करती है? क्या कानून के कदम वोट के लेवल प्लेइंग फील्ड को डिस्टर्ब करते हैं? ये सवाल हमने सीधे देश के पूर्व मुख्य चुनाव आयुक्त से पूछे। आप जवाब सुनकर हैरान रह जाएंगे। कानूनी एजेंसियां तो अपना काम करती ही हैं, लेकिन अगर ये जनता को ये शुबा हो कि ये इलेक्शन को प्रभावित करने के लिए ये काम हो रहा है, तो बुरा लगता है। देखने में ही भद्दा लगता है कि देखिए साल 2 साल से केस चल रहा हो और 2 महीने और पोस्टपोन कर दो। 2 साल तक अगर कोई एक चीज़ चल रही है, 2 महीने और बढ़ जाएंगे तो कौन सी आफत आ जाएगी। तो इलेक्शन लड़ रहा है और अपोजिशन के लीडर्स को अंदर जेल में डालना शुरू कर दें, उनके अकाउंट को फ्रीज कर दें, तो इलेक्शन तो उससे प्रभावित होगा। लेवल प्लेइंग फील्ड डिस्टर्ब होगी, और लेवल प्लेइंग फील्ड तो बेसिक फ्री एंड फेयर इलेक्शन का बेसिक प्रिंसिपल है, और फ्री एंड फेयर इलेक्शन बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है। तो इलेक्शन की प्योरिटी पे जो भी असर डाले उसके ऊपर ध्यान देना तो जरूरी होता है। एसवाई कुरैशी साहब ने बहुत बड़ी बात कह दी। आपको भी समझ आ गया होगा कि क्या फर्क पड़ता है, जब चुनाव है तो इतनी जल्दबाजी क्यों दिखा रहे हैं। अब साफ है कि चुनाव आयोग चाहे तो ईडी, आईटी और सीबीआई के एक्शन का स्क्रूटनी कर सकती है, लेकिन अभी तक ऐसा देखने को नहीं मिला है। हालांकि चुनाव आयोग वैसे तो बहुत सक्रियता दिखा रहा है। मैं आपको इसके कुछ और फैक्ट्स
चेक कराता हूं, जिनका परीक्षण पटियाल ने जनहित में किया है। 2024 लोकसभा चुनाव के ऐलान के बाद 79,000 से ज्यादा शिकायतें मिल चुकी हैं। 99% शिकायतों का चुनाव आयोग ने निपटारा भी कर दिया है। गैर कानूनी होर्डिंग्स बैनर्स की 58,500 शिकायतें मिली चुनाव आयोग को, जो आचार संहिता के उल्लंघन की कुल शिकायतों का 73% है। नकदी और शराब बांटने की 1,400 यानी 1,400 से ज्यादा शिकायतें मिली हैं। संपत्ति को नुकसान पहुंचाने की 2,454 शिकायतें मिली हैं। धमकी देने की कुल 535 शिकायतें मिली हैं। प्रचार के दौरान नियमों के उल्लंघन की 1,000 शिकायतें मिल चुकी हैं। चुनाव आयोग के मुताबिक आचार संहिता उल्लंघन की शिकायत मिलते ही 100 मिनट में कार्रवाई कर दी जाती है। ये बड़ी बात चुनाव आयोग ने कही है कि हम फौरन कार्रवाई करते हैं। 100 मिनट यानी 1.5 घंटे से ज्यादा समय नहीं है। हर शिकायत के निपटारे की डेडलाइन फिक्स की गई है। आचार संहिता की कोई शिकायत के 5 मिनट के अंदर जिला निर्वाचन अधिकारी फील्ड टीम को कार्रवाई के लिए संदेश दे देते हैं। शिकायत की सूचना मिलते ही आयोग की फील्ड टीम को 15 मिनट में मौके पर पहुंचना होता है। फील्ड टीम को 30 मिनट में आचार संहिता उल्लंघन की शिकायत पर कार्रवाई करके इसकी रिपोर्ट जमा करानी होती है। इसके बाद रिटर्निंग ऑफिसर के पास कार्रवाई के बाद शिकायत को बंद करने के लिए 50 मिनट तक का वक्त होता है, यानी सब कुछ तुरंत फुर्त होता है। तो देश के पूर्व मुख्य चुनाव आयुक्त की बातें माने तो चुनाव आयोग लेवल प्लेइंग फील्ड के लिए और ज्यादा सक्रिय हो सकता है। शिकायतों का निपटारा तेजी से कर सकता है, उसकी गुंजाइश है। दिल्ली शराब घोटाले पर एक ये बड़ी खबर है। दिल्ली सरकार की मंत्री आतिशी ने दावा किया है कि वो कल सुबह 10 बजे बड़ा खुलासा करने वाली हैं। लीजिए, केजरीवाल के जेल में जाते ही आतिशी ने ऐलान कर दिया है कि वो 10 बजे कल बड़ा खुलासा करेंगी। आपको बता दें कि आज कोर्ट में ईडी ने कहा था कि केजरीवाल ने पूछताछ में आतिशी और सौरभ भारद्वाज का नाम लिया है। यह ईडी का दावा था और ईडी के कोर्ट में इस दावे के बाद अब आतिशी ने यह दावा किया है कि वो बहुत जल्द यानी कल सुबह 10 बजे कोई बड़ा खुलासा करने वाली हैं। चलिए, हमें भी इंतजार है। अब पटियाल निर्विरोध चुने गए विधायक सांसदों का परीक्षण करेगा। लोकतांत्रिक भारत में जनप्रतिनिधि चुनने की व्यवस्था है। चुनाव आयोग ने यह व्यवस्था बनाई है। चुनाव में वोटर को देवता की तरह माना जाता है। वोटर को जागरूक करने के लिए चुनाव आयोग लगातार अभियान भी चलाता है। पहले मतदान फिर जलपान, ऐसे नारे भी आप अक्सर सुनते हैं। बड़े बड़े सेलिब्रिटीज को मतदान का प्रचार करने के लिए उतारा जाता है। चुनाव आयोग की इस एक्सरसाइज के पीछे मकसद एक ही होता है, जैसे तैसे हर वोटर बूथ तक पहुंच जाए और वोट डालकर अपना जनप्रतिनिधि चुन ले। लेकिन तब क्या हो जब वोटर को वोट डालने का मौका ही ना मिले, बिना वोट डाले ही कोई निर्विरोध विजेता उसका जनप्रतिनिधि बन जाए। आप चौंक जाएंगे कि मैं ये कैसी बात कर रहा हूं। सुनते जाइएगा आप गौर से। देश में ईवीएम वर्सेस बैलेट पेपर की बहस चलती ही रहती है, अभी भी चल रही है। हमारे देश के कुछ नेता आज भी बैलेट पेपर से चुनाव की चाहत रखते हैं। हाल ही में छत्तीसगढ़ के पूर्व सीएम भूपेश बघेल ने यह दावा भी किया था कि अगर एक सीट पर 384 से ज्यादा उम्मीदवार नॉमिनेशन कर दें तो चुनाव आयोग को ईवीएम की जगह बैलेट पेपर से चुनाव कराना पड़ेगा। लोकसभा चुनाव में कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह तो 400 लोगों से नामांकन दाखिल करवाने का प्रयास भी कर रहे हैं। कांग्रेस के इस फार्मूले में कितनी सच्चाई है, आगे आपको बताऊंगा। विपक्ष अक्सर सरकार पर आरोप लगाता है, सरकार फंड रोककर चुनाव नहीं लड़ने देती। यह बहुत बड़ा दावा भी है, आरोप भी है। दूसरी तरफ कांग्रेस ईवीएम के खिलाफ 384 कैंडिडेट लड़ाने का फार्मूला अपनाना चाहती है। चलिए, अब आपको विपक्ष के फार्मूले की सच्चाई और लोकतंत्र में वोटर का महत्व समझाता हूं। अरुणाचल प्रदेश में लोकसभा के साथ साथ विधानसभा के चुनाव हो रहे हैं। 60 विधानसभा सीटों पर 19 अप्रैल को मतदान होना है। लेकिन बीजेपी के 10 प्रत्याशी वोटिंग से पहले ही विजेता घोषित हो चुके हैं। यह सब चुनावी कानून के दायरे में ही हुआ है, ऐसा नहीं है कि धक्के से हो गया। सब कुछ प्रक्रिया के तहत ही हुआ है। आप कहेंगे तो फिर इसमें परीक्षण करने की पटियाल साहब क्या जरूरत पड़ गई, ये आगे आपको बताऊंगा। लेकिन पहले आप उन उम्मीदवारों के बारे में जान लीजिए जो बिना चुनाव लड़े अरुणाचल प्रदेश में विधायक बन गए। इसमें अरुणाचल प्रदेश के सीएम पेमा खांडू निर्विरोध चुनाव जीत गए हैं। खांडू के साथ बीजेपी के प्रत्याशी चाउना मेम चोखम, रातू तेजी, जीकी ताको, नायतो दुक्कम,
मुचू मिथी, हे गप्पा, टेची कासो, डोंगरू सिंगजू, डंसगुलू पुल, ये सब निर्विरोध विधायक चुन लिए गए हैं। गौर से देख लीजिए, नाम जरा मुश्किल है लेकिन आपको याद हो जाएंगे स्क्रीन पर देखकर। निर्विरोध मतलब जहां चुनाव तो हो रहा है वहां सिर्फ एक ही उम्मीदवार मैदान में था। पटियाल ने इसलिए ही सवाल उठाया था, कांग्रेस जो ईवीएम की जगह बैलेट पेपर से चुनाव करवाने के लिए हर सीट पर 384 उम्मीदवारों के नामो निशान का फार्मूला बांटती फिर रही है, वो भी अरुणाचल की इन 10 सीटों पर एक भी प्रत्याशी क्यों खड़ा नहीं कर पाई। एक तरफ आप कहते हैं कि ऐसे चुनाव करवाइए और दूसरी तरफ आपके पास प्रत्याशी नहीं है। किसी भी चुनाव में दो चीजों का बहुत ज्यादा महत्व होता है, एक मतदान और दूसरा विपक्ष। अरुणाचल में 10 सीटों पर मतदान हुआ ही नहीं क्योंकि चुनाव लड़ने के लिए दूसरे दल का कोई उम्मीदवार सामने था ही नहीं। सबसे बड़ी बात यह है कि हमारे देश में ऐसा पहली बार नहीं हुआ है। साल 1952 से लेकर अब तक जम्मू कश्मीर में 63 विधायक निर्विरोध चुने गए, अरुणाचल में 40, नागालैंड में 77, असम में 18, पंजाब में 5, राजस्थान में 6 विधायक निर्विरोध चुने जा चुके हैं। ये 52 से लेकर अब तक की बात बता रहा हूं। आजादी के बाद हुए चुनावों से लेकर अब तक गुजरात में 1, मध्य प्रदेश में 12, उत्तर प्रदेश में 6, महाराष्ट्र में 8, कर्नाटक में 10, गोवा में 2, केरल में 1, आंध्र प्रदेश में 34, ओडिशा में 2 और पश्चिम बंगाल में भी 2 विधायक निर्विरोध चुने जा चुके हैं। ये जहां सामने कोई कैंडिडेट नहीं होता। लेकिन मामला सिर्फ विधायकों के निर्विरोध चुने जाने का नहीं है, वहीं तक सीमित नहीं है, बल्कि 1952 से लेकर अब तक जम्मू कश्मीर में 4, उत्तर प्रदेश में 2, गुजरात में 1, बिहार में 1, मध्य प्रदेश में 1 और आंध्र प्रदेश में 2 सांसद भी निर्विरोध चुने जा चुके हैं। तमिलनाडु में 2, असम में 2, ओडिशा में 2, अरुणाचल में भी 2 और छत्तीसगढ़ में 1 सांसद निर्विरोध चुना जा चुका है। यानी विधायक और सांसद दोनों निर्विरोध चुने जाते हैं जब सामने कोई लड़ने वाला हो ही नहीं। देश की निर्विरोध चुनाव प्रणाली पर हमने इलेक्शन कमीशन के पूर्व ज्वाइंट डायरेक्टर से बात की, आप भी सुनिए उनका क्या कहना है। इलेक्शन कमीशन की तरफ, चुनाव आयोग की तरफ से पूरी तैयारियां की गई थी, पूरा नोटिफिकेशन किया गया था और पूरे नॉमिनेशन के लिए उनको समय दिया गया। अगर नॉमिनेशन हुआ और उस वक्त तक किसी ने नॉमिनेशन नहीं दिया, नंबर 1, या विड्रॉ कर लिया, विड्रॉ डेट में विड्रॉ कर लिया, तो ये तो वहाँ की जनता देखेगी कि क्यों ऐसा हुआ, क्या हुआ। अदरवाइज उसमें कोई रोल नहीं है। संवैधानिक हमारी जो रिक्वायरमेंट थी इलेक्शन कमीशन की वो पूरी हो गई और वहाँ पर लिस्ट दी जाए गवर्नर को, और गवर्नर जो है अपना वहाँ पे संवैधानिक प्रक्रिया के नाते वहाँ पे असेंबली को इंस्टीट्यूट कर देंगे, नोटिफिकेशन कर देंगे, वहाँ पे मंत्री बन जाएगा, चीफ मिनिस्टर बन जाएगा। इसमें इलेक्शन कमीशन का कोई यहाँ पर नहीं है मामला। वहाँ पे कैंडिडेट और पार्टियों का मसला है, उन पार्टियों को अपना कैंडिडेट खड़ा करना चाहिए, तो गलती उनकी है। दुनिया में 2 ही तरह की चुनाव प्रणाली है। पहली है फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम और दूसरी है प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन सिस्टम। हमारे देश में फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम के तहत जनप्रतिनिधि चुने जाते हैं। चुनाव में जो आगे रहता है वही विजेता कहलाता है, अब वो चाहे 1 वोट से आगे हो या फिर 1 लाख वोट से आगे हो। लेकिन निर्विरोध सिस्टम में ना वोट है और ना ही उम्मीदवार के बीच में कोई लड़ाई। जब वोटर अपने अधिकार का इस्तेमाल ही नहीं कर सकता तो फिर उसका विधायक सांसद क्यों चुना जाता है। इस सिस्टम में क्या बदलाव होना चाहिए। निर्विरोध विजय के लिए कोई दबंग प्रत्याशी अपने बाहुबल और धनबल का गलत इस्तेमाल कर सकता है। बिना वोट जनप्रतिनिधि का चयन नहीं होना चाहिए। अगर सीट पर दूसरा प्रत्याशी नहीं है तो भी सांसद विधायक के चुनाव के लिए नई प्रक्रिया अपनाई जानी चाहिए। चुनाव आयोग की तारीख और चुनाव की तारीख के आगे उसको बढ़ाया जा सकता है। अगर लोगों को वोट डालने के लिए जागरूक किया जा सकता है तो आम लोगों को चुनाव लड़ने के लिए भी जागरूक किया जाना चाहिए। इसमें राजनीतिक दलों की भूमिका ज्यादा है। अब जो परीक्षण पटियाल करने जा रहा है ये आपकी और आपके बच्चों की सेहत को ठीक करने के लिए बहुत जरूरी है। पंजाब के पटियाला में 10 साल की मासूम बच्ची ने अपने जन्मदिन का केक खाया और उसके बाद उसकी दुखद मौत हो गई। केक ऑनलाइन मंगवाया गया था। केक में जहरीला पदार्थ कहां से आया इसकी जांच चल रही है। लेकिन अगर आप ऑनलाइन फूड मंगाते हैं
तो अलार्मिंग सिचुएशन है ये। लोगों को खाने की आदत के प्रति जागरूक करना हमें अपना फर्ज लगता है और ये बहुत जरूरी भी है। कहीं से कुछ भी खरीदा और खा लिया, ये हैबिट बहुत नुकसान पहुंचा सकती है। सवाल तो पटियाल का सिस्टम से भी है। बिना जहर वाले पैक्ड फूड की गारंटी कौन देगा? मासूम मानवी की मौत का जिम्मेदार आखिर कौन है? ये रिपोर्ट देखिए, आपको सवाल का जवाब मिलेगा। मासूम की बर्थडे पार्टी मातम में बदली। ऑनलाइन केक आया, साथ में मौत लाए। जोमैटो से केक ऑर्डर, मौत का गुनहगार कौन? पंजाब के पटियाला में 10 साल की मासूम मानवी को क्या मालूम था कि यह बर्थडे उसका आखिरी बर्थडे हो। परिवार ने कभी सोचा भी ना था कि बच्ची के जन्मदिन का जश्न मातम में बदल जाएगा। परिवार पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ेगा। गलती किसकी? गुनहगार कौन? कौन जिम्मेदार है? ये सारे सवाल पीछे छोड़कर मानवी अपने आखिरी सफर पर निकल चुकी है। 24 मार्च को बर्थडे था। जब हमने केक खाया ना तो उसको वॉमिटिंग लग गई थी। मम्मी को भी चक्कर आ रहे थे। पूरे घर वालों ने केक खाया था, सभी को ऐसा ही हो रहा था। मेरी बहन का पेट दर्द हो रहा था, उसने मम्मी को बोला भी था कि पापा को बुला दो, पर दीदी बोलते कि उसको लग रहा था कि इसको ऐसे ही होता है, पेट दर्द हो रहा होगा। मम्मी को पता नहीं लगा कि वो इतनी तकलीफ में थी। जब सुबह के 25 तारीख को सुबह 4:30 बजे देखा तो उसकी मौत हो गई थी। मानवी के परिवार ने 6 बजे ऑनलाइन फूड डिलीवरी ऐप जोमैटो से केक ऑर्डर किया। जोमैटो ने ऑर्डर अपने फूड डिलीवरी पार्टनर न्यू इंडिया बेकरी को भेजा। न्यू इंडिया बेकरी ने केक पैक किया और जोमैटो का डिलीवरी बॉय करीब आधे घंटे में केक लेकर मानवी के घर पहुंच गया। मानवी ने 6:30 बजे केक काटा। केक खाने के बाद परिवार के सदस्यों को उल्टियां होने लगी। उस खाण तो बाद साडे घर दे सारिਆਂ ਦੀ सेहत खराब होनी शुरू हो गई ते इस तरह सिर घूम रहे सी, अखां ते भारापन आ रहा सी। ਜਦੋਂ दोनों बच्चियां सी ਜਿਹੜੀਆਂ ਛੋਟੀਆਂ, ਇੱਕ ਦੀ ਉਮਰ 10 ਸਾਲ ਜਿਹਦਾ ਜਨਮਦਿਨ ਸੀ, ਨਾਮ ਉਹਦਾ ਮਾਨਵੀ, ਛੋਟੀ ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਪ੍ਰੇਮਨ, ਉਹ 8 ਸਾਲ ਦੀ ਸੀ। ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ ਉਲਟੀਆਂ ਲੱਗੀਆਂ। ਜਿਹੜੀ ਛੋਟੀ ਵਾਲੀ ਸੀ ਉਹਨੇ ਉਲਟੀਆਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੀਤੀਆਂ ਤੇ ਉਹਦਾ ਕੇਕ ਸਾਰਾ ਨਿਕਲ ਗਿਆ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਉਹਦੀ ਹਾਲਤ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਾਜ਼ੁਕ ਸੀ। ਜਿਹੜੀ ਬੜੀ ਵਾਲੀ ਸੀ ਮਾਨਵੀ, ਜਿਹਦੀ ਮੌਤ ਹੋਈ ਆ, ਉਹਦੇ केक नहीं निकलिया, ਉਹਦੇ सिर मुंह च झग निकली 2 बार। पुलिस ने इस मामले में 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है, लेकिन दुकान का मालिक अभी फरार है। मानवी का परिवार शिकायत लेकर सेहत विभाग के पास भी गया था। अधिकारियों ने परिवार को 2 टूक कहा, हम चलती दुकान की जांच तो कर सकते हैं, लेकिन ऑनलाइन की नहीं। ऐसे में पटियाल सिस्टम से एक बात पूछता है, बच्ची की मौत का असली गुनहगार आखिर कौन है? ऑनलाइन केक आता है, 10 साल की बच्ची की मौत हो जाती है। सवाल उठता है, जिम्मेदार कौन है? बेकरी वाला, जोमैटो वाला या फिर खुद ग्राहक? क्या आप ऑनलाइन खाने की जांच करते हैं? अगर आप बाहर किसी दुकान पर खुले में भी कुछ खा रहे हैं तो क्या गारंटी है कि वो खाना सेफ है? इन सवालों का जवाब जानने के लिए पटियाल ने देश के कई शहरों में आपकी फूड हैबिट का परीक्षण किया है। पहले इसे देखिए, आगे आपको मानवी की मौत पर जोमैटो का पक्ष भी दिखाऊंगा। 10 साल की बच्ची थी, केक खा लिया, वो एक्सपायर हो गई, घर वाले बीमार है उसके, फिलहाल हॉस्पिटल में सुनने में, लेकिन बड़ी दुखद घटना है। देखिए, केक खाते हैं, हमें अच्छा लगता है इसलिए हम खाते हैं, पर हमें ये नहीं पता इसके अंदर क्या मिल रहा है, किसने मिला है, कैसे। खुली चीज़ तो खिलानी नहीं चाहिए जी। कोशिश तो यही करें कंपनी की चीज़ खिलाएं, बंद चीज़ खिलाएं। ये पूरी दुनिया जो मिलावटखोरों से परेशान हो चुकी है, जो मिलावटी सामान खा रहे हैं हम लोग, उससे भी तो लोग मर सकते हैं, उससे भी तो लोग बीमार हो सकते हैं।
इसकी जिम्मेवारी तो हम लोगों पे भी, खुद पे भी है और गवर्नमेंट पे भी है कि वो बिना टेस्टिंग के, बिना कुछ जांच किए उनको परमिशन दे देते हैं मार्केट में बेचने का। हमारी ये सोच होनी चाहिए कि हम कुछ भी खा रहे हैं तो सोच समझ के खाएं, देख के खाएं, परख के खाएं। आप जहां पाएंगे वहां कुछ खाएंगे तो कल के समय आपकी तबीयत खराब होगी, कोई बड़ी बीमारी होगी तो आप इसके जिम्मेदार आप खुद ही हो सकते हैं। केक तो बेकरी से लिया होगा, वो तो ढके में रहा होगा, फिर मौत क्यों हुई उसकी? अथॉरिटीज आर म्यूट स्पेक्टेटर्स, वो कुछ नहीं कर रही। फूड एंड एडल्ट्रेशन डिपार्टमेंट जो है वो टोटल फेलियर है। इनफैक्ट इंटायर ब्यूरोक्रेसी इज ए टोटल फेलियर। पर रूल्स एंड रेगुलेशन तो है, इनको इम्प्लीमेंट कौन करेगा? ये तो अपना घर भर रहे हैं। बहुत ही अफसोस हुआ सुन के, मतलब एक रोंगटे खड़े हो गए भी, ऐसे बच्चे की डेथ हो गई और वो भी केक उसका बर्थडे मना रहे हैं। कितनी खुशी है, खुशी एकदम गम में तब्दील होगी। ये उनके लिए, सभी के लिए बड़ी रोंगटे खड़े करने वाली बात है। जो ये सभी के चेक होना चाहिए, इनके सैंपल भरने चाहिए। पनीर भी ऐसे आ रहा है, पनीर भी आ रहा है, ये केक भी अब कैसे मतलब सेफ्टी होगी? जो सही बात है, हमारे देश में कानून तो बनते हैं, नियम तो बनते हैं, लेकिन उन्हें अमल में लाने की दिक्कत होती है, तब इस तरह की घटनाएं होती हैं। ये बात सही है। पटियाला की बच्ची मानवी की मौत का मामला ऑनलाइन फूड डिलीवरी ऐप जोमेटो से जुड़ा है, क्योंकि केक डिलीवरी तो जोमेटो ने ही किया था। बेकरी वाला भी जोमेटो पर ही रजिस्टर्ड था। पटियाल ने जोमेटो से उनका पक्ष जानना चाहा। पटियाल ने जोमेटो से पूछा, इस मामले में आपको भी जिम्मेदार क्यों नहीं ठहराया जाना चाहिए? केक आपकी कंपनी के जरिए ही ऑर्डर हुआ था, क्या यह आपकी जिम्मेदारी नहीं है? जिस दुकान से केक मंगवाया गया था वह दुकान सिर्फ कागजों पर चल रही थी। आपकी कंपनी के पास इतना बड़ा फीडबैक सिस्टम है, आप कैसे जांचते हैं कि कौन सा रेस्तरां या दुकान सही है, जानलेवा नहीं है? जोमेटो ने पटियाल के कुछ सवालों का जवाब दिया है, उनको आप भी सुन लीजिए। हमने जोमेटो को आज दोपहर 2:55 पर मेल किया, जिसमें कुछ ऐसे सवालों के जवाब चाहे जो बेहद ज़रूरी हैं। ख़ास तौर से ये कि आखिर इस पूरे मामले में जोमेटो का क्या स्टेटमेंट है, और ये भी कि आखिर इस पूरे मामले में जोमेटो की क्या जिम्मेदारी है, जिसमें जोमेटो की तरफ से पक्ष सामने आया। और जोमेटो की तरफ से जो पक्ष सामने आया वो मैं ज़रा आपको पढ़ के बता देती हूँ। उसमें ये कहा गया है कि हाल ही में पटियाला में हुई घटना से वो लोग भी बेहद दुखी हैं और गहराई से हिल गए हैं। इसके अलावा जोमेटो की तरफ से ये भी कहा गया है कि ये जांच जो पुलिस कर रही है, इसमें तुरंत जोमेटो से उस रेस्टोरेंट को हटा दिया गया है। और उसके अलावा ये भी कहा गया है कि हमने रेस्टोरेंट मालिक को जोमेटो पर किसी भी इकाई का संचालन करने से भी रोक दिया। ये बात भी मेल में जोमेटो की तरफ से कही गई है। इसके अलावा ये भी कहा गया है कि जो जांच एजेंसियां जांच कर रही हैं उसमें पूरा समर्थन दे रहे हैं हम लोग, ये जोमेटो की तरफ से कहा गया। लेकिन जो बाकी सवाल थे जिनका जवाब भी हम जानना चाह रहे थे और मेल किया था, वो जवाब अभी तक हमें नहीं मिले हैं। जोमेटो ने हर सवाल का जवाब नहीं दिया। जोमेटो सवालों से तो भाग सकता है, लेकिन कानून से नहीं। सवाल जस का तस है, मानवी की मौत के मामले में केक लाने वाली कंपनी की जिम्मेदारी कितनी है? क्या केक घर तक पहुंचाने वाली कंपनी पर क्रिमिनल केस चलना चाहिए? इस सवाल के जवाब के लिए पटियाल ने उपभोक्ता मामलों के बड़े जानकार, इंटरनेशनल कंज्यूमर पॉलिसी एक्सपर्ट, नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी ओडिशा के प्रोफेसर बेजोन कुमार मिश्रा से बात की। इस घटना में इमीडिएटली क्रिमिनल केस शुरू हो जाना चाहिए अगेंस्ट जोमेटो, क्योंकि किसी का डेथ, किसी का जान लिया हुआ है इंसिडेंट, तो इमीडिएटली एक क्रिमिनल केस शुरू हो जाना चाहिए, नंबर 1। नंबर 2, बच्चों के परिवार को उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम के तहत उनको एक नालिश पेश करना चाहिए डिस्ट्रिक्ट कमीशन में, जहां पर उनको हर्जाना मांगना चाहिए, कोई नो कॉम्पनसेशन, क्षति का पूर्ति मांगनी चाहिए। जैसे लाइफ चला गया तो लाइफ के जो कॉम्पनसेशन है वो मांगना चाहिए डिस्ट्रिक्ट कमीशन में इमीडिएटली जोमेटो के अगेंस्ट में। अब जोमेटो किससे लिया, कैसे लिया, वो प्रूफ करे, वो एविडेंस दें और उनको भी पार्टी किया जा सकता है। मानवी को इंसाफ और गुनहगारों को सजा मिलनी चाहिए। पटियाल ने इसीलिए आज के परीक्षण किया,
क्योंकि ऑनलाइन शॉपिंग हो या फिर ऑनलाइन फूड डिलीवरी, इन प्लेटफॉर्म से ग्राहक परेशान नजर आते हैं। कभी सामान गलत आता है तो कभी खाना। मानवी के मामले में तो इंतहा ही हो गई। मेरा इतना भी कहना है कि आप धंधा कीजिए, लेकिन वो धंधा जानलेवा नहीं होना चाहिए। इस तरह के प्लेटफॉर्म की जिम्मेदारी बनती है और उसे जिम्मेदार बनना चाहिए। अब पटियाल ऑनलाइन शॉपिंग करने वाले लोगों के दुख का परीक्षण करेगा। मान लीजिए आप ऑनलाइन शॉपिंग के लिए कोई बड़ी कीमत का सामान ऑर्डर करते हैं और उस सामान में कोई खराबी आ जाती है। सामान को वापस करने के लिए आपके पास सुविधा तो है, लेकिन वापस करने पर रसीद नहीं मिलती। ऐसे में अगर आपका पैसा फंस जाए तो आपके पास कानूनी दावेदारी का कोई आधार नहीं होता, सबूत नहीं होता उसका। ऐसा ही एक मामला हुआ है दिल्ली के रहने वाले अनिल कुमार के साथ। अनिल सामान्य परिवार से हैं। खुद का पेट काटकर अपने बेटे के बेहतर भविष्य के लिए उन्होंने लैपटॉप खरीदा, लेकिन इनके साथ हुआ क्या, खुद अनिल कुमार से सुन लीजिए। उसमें कुछ डिफेक्ट था, तो डिफेक्ट होने के बाद फिर हमने उसको कंप्लेंट दिया अमेजन को, कस्टमर केयर पे नंबर, क्योंकि कस्टमर केयर के अलावा कोई नंबर होता नहीं इनका। फिर एक्सचेंज के लिए उसको रिक्वेस्ट दी थी, लेकिन उन्होंने बोला कि एक्सचेंज तो नहीं हो पाएगा, दूसरा पीस अवेलेबल नहीं है। मैंने अगर अवेलेबल नहीं है तो फिर रिटर्न करो इसको। तो उन्होंने फिर बड़ी मुश्किल से कहने के बाद, कई बार मेल करने के बाद या फ़ोन करने के बाद, फिर उन्होंने एक्सेप्ट कर ली रिटर्न के लिए। कोई आया हमारे पास, लेकिन वो अमेजोन की एक स्लिप, पिकअप स्लिप लेकर आया था। उसने पिकअप स्लिप नहीं दी हमने वो, लेकिन हमने फ़ोटो खींच ली बस उसकी। हाँ, तो वही बाद में हमारे काम आई है। फिर उसने बोला कि क्या क्या फॉल्ट है इसमें, इस पर लिख दो। तो हमने उस पर A4 साइज़ की जो स्लिप थी उस पर लिख दिया हमने। वो लेके चला गया लैपटॉप। तो 10-15 दिन हो गए तो हमारे अकाउंट में पैसे नहीं आया रिटर्न। कई बार मेल भी किया, फिर कई बार एक्सचेंज हायर एजुकेटिव से भी, उनसे कस्टमर केयर पे जो बैठते हैं उनसे भी बात की कई बार। तो उन्होंने भी कहा कि हाँ ठीक है, इंक्वायरी चल रही है, देखते हैं कहाँ पिकअप हुआ नहीं हुआ। तो हमारे पास कोई रेस्पॉन्स नहीं मिला। अब अनिल कुमार क्या करते? लैपटॉप हाथ से जा चुका था, जेब से पैसे जा चुके थे, हाथ में था तो बस एक A4 साइज का सादा कागज जिसमें कुछ बातें लिखी थी, लेकिन यह कानून की नजर में सबूत नहीं था। फिर अनिल कुमार ने लड़ाई कैसे आगे लड़ी, अब ये सुन लीजिए। दिसंबर में की हमने कंप्लेंट, तो वहाँ से भी कोई उन्होंने बताया कि किसी का एड्रेस नहीं है, जो लेके गया उसका एड्रेस दो, या तो कहाँ रहता है वो। मैंने एड्रेस तो कोई नहीं है हमारे पास। अमेजोन का आदमी बता रहा था, वो अमेजोन की स्लिप लेकर आया था, तो उनको भी थाने में भी स्लिप वगैरह दी थी वो हमने। तो उन्होंने बोला कि ऐसे तो पता नहीं लगेगा, ऐसे हम किसको पकड़ेंगे जाके। तो फिर उन्होंने कहा कि कंज्यूमर कोर्ट में आप जाओ, कंज्यूमर कोर्ट में केस डालो, वहाँ से हो सकती है बात बनती है। फिर हम कंज्यूमर कोर्ट में गए यहाँ कड़कड़डूमा। तो उन्होंने बताया कि वहाँ एक लॉयर थे, एडवोकेट है सोनल चौहान जी मैडम थी। तो उन्होंने हमारा केस लिया, उनको बताया सब कुछ ऐसा हो गया हमारे पास साथ में। तो हमारे डॉक्यूमेंट के ये डॉक्यूमेंट है हमारे पास, पिकअप स्लिप ही है हमारे पास, और क्या इनवाइस थी, और तो हमारे पास कोई प्रूफ नहीं था। तो ठीक है, उन्होंने फिर कंज्यूमर कोर्ट में डाला केस। तो फिर कई डेट पड़ी हैं, 1 साल करीब चला केस। तो लास्ट में फिर हमारी जीत हुई है। कितना पैसा वापस आया? तो ये अभी तो 70,000 आया, जो एक्चुअल अमाउंट था। एक छोटी सी रिसीविंग रिसिप्ट न होने की वजह से अनिल कुमार को 1 साल तक कानूनी लड़ाई लड़नी पड़ी। बाद में कंज्यूमर कोर्ट ने उन्हें न्याय दिला दिया। कोर्ट ने आदेश क्या दिया? कोर्ट ने कहा लैपटॉप की कीमत लौटाई जाए तुरंत ग्राहक को हुई परेशानी के लिए 45,000 रुपए हर्जाने में भी मिले। लेकिन सबसे बड़ी बात यह कही गई कि आगे से कंपनी लौटाए गए सामान को पिकअप करते वक्त ग्राहक को लिखित रसीद देगी, हर हाल में देनी चाहिए। पब्लिक इंटरेस्ट में यह जानकारी आप सबके लिए बेहद महत्वपूर्ण है। अगर आप ऑनलाइन खरीदारी करते हैं और अगर कोई सामान लौटा रहे हैं तो लौटाने की रसीद जरूर मांगे आगे से। रिसीविंग रिसिप्ट देना कंपनी की जिम्मेदारी है।
अब परीक्षण आपकी जेब और जिंदगी में बदलाव का। आज 1 अप्रैल है और इसी के साथ देश में नए वित्त वर्ष की भी शुरुआत हो चुकी है। आज ही से कई नियमों में बदलाव भी हुए हैं जिनका सीधा प्रभाव आपकी जेब और जीवन पर पड़ने वाला है। बजट में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने टैक्स के नियमों में जो बदलाव किए थे उनमें से भी अधिकतर बदलाव आज से ही लागू होंगे। एक एक करके ये सभी बदलाव आपको बता देते हैं क्योंकि ये खबर सीधे आपसे जुड़ी हुई है। सबसे पहली बात एलपीजी सिलेंडर की। आज से ही कमर्शियल एलपीजी सिलेंडर के दाम 32 रुपए कम हो गए हैं। वहीं आपको ये जरूर बता दें कि घरेलू एलपीजी सिलेंडर की कीमतों में कोई बदलाव नहीं हुआ है। अब बात कर लेते हैं आपकी नौकरी से जुड़ी हुई। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन यानी ईपीएफओ ने आज से आपके फंड के लिए ऑटोमेटिक ट्रांसफर सिस्टम लागू कर दिया है। यानी अब आप नौकरी बदलते हैं तो आपका प्रोविडेंट फंड खाता अपने आप नए एम्प्लॉयर के पास ट्रांसफर हो जाएगा। अब आपको ट्रांसफर करवाने के लिए रिक्वेस्ट डालने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अब आपकी गाड़ियों की बात कर लेते हैं। आज से टाटा, टोयोटा और किया के कुछ मॉडल्स में दाम में बढ़ोतरी की गई है जो कि 1 से 2% के बीच में है। अब सड़क पर टोल टैक्स की आए बदलाव की खबर कर लेते हैं। आज से फास्टैग केवाईसी के बिना काम नहीं करेगा और केवाईसी अपडेट नहीं हुआ है तो आप टोल टैक्स नहीं भर पाएंगे। नतीजा आपको दुगना टोल टैक्स देना पड़ सकता है। इसके अलावा अब देश में एक गाड़ी एक फास्टैग का सिस्टम भी लागू हो गया है। जिन लोगों के वाहनों पर 1 से ज्यादा फास्टैग हैं वो आज से उनका इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे। इलेक्ट्रिक व्हीकल पर मिलने वाली FAMA फेम सब्सिडी अब बंद हो गई है। वो सब्सिडी अब नहीं मिलेगी। आज से इलेक्ट्रिक व्हीकल भी महंगे हो गए हैं। आज से ही देश में नई टैक्स रिजीम लागू होने जा रही है। अब नया टैक्स सिस्टम डिफॉल्ट विकल्प बन जाएगा। इसका मतलब ये है कि जब तक आप पुराने टैक्स रिजीम नहीं चुनते आपको टैक्स वैल्यूएशन नए नियमों के तहत किए जाएंगे। नई टैक्स व्यवस्था में टैक्स स्लैब में कोई बदलाव नहीं किया गया है। यानी अगर आपका सालाना आय 7 लाख रुपए या इससे कम है तो आपको नई टैक्स रिजीम के तहत कोई आयकर नहीं देना होगा। नेशनल पेंशन सिस्टम को ऑनलाइन ऑपरेट करना आसान हो जाएगा। आज से लॉगिन का 2 फैक्टर OTP सिस्टम लागू हो गया है। इन्हें आप अपने प्लानर में अपडेट कर लें क्योंकि कदम दर कदम इसकी आपको जरूरत पड़ेगी। अब वो कमेंट जो आपने हमारे पिछले शो पर भेजे हैं उन्हें देख लेते हैं। क्या लिखा है आपने? सुरेंद्र जी लिखते हैं, गोयल साहब लिखते हैं, डियर जगविंदर, आई वॉच योर प्रोग्राम डेली ऑन द एबीपी न्यूज। कैन यू प्लीज मेक ए प्रोग्राम ऑन द पेंशन ऑन हायर वेजेस बाय द EPFO? We poor pensioners are waiting for quite long time for implementation of the decision of Supreme Court in favor of the retired employees. सुरेंद्र जी शुक्रिया, आपकी सरकार जरूर सुनेगी। मुझे लगता है ये देख लिया होगा उन्होंने। और आज पब्लिक इंटरेस्ट में सिर्फ इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। कल रात फिर आपसे होगी मुलाकात पब्लिक इंटरेस्ट में रात 9 बजे। शुभ रात्रि।